तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योर एम्स में। तो हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं पशु परिचर की, जो एमसीक्यू बैच के रूप में क्लास होंगी वो लेकर आए हैं आपके लिए। जो नए विस्तृत सिलेबस के अनुसार क्लास रहेंगी हमारी, जो नए सिलेबस में जो टॉपिक जोड़े गए हैं उनके अनुसार ही क्वेश्चन हम कराएंगे, और जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको लेकर आए हैं हम, जिससे कि आपको ये डाउट नहीं रहे कि क्वेश्चन आने वाला है नहीं आने वाला है। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, जो कि आपको नो डाउट रहे। तो इसलिए हम इसी एमसीक्यू बैच के अगली क्लासेज और उनको पाने के लिए हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि सबसे पहले आपको हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त हों। और बिना किसी टाइम लगाए हम आपको ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताइए, एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पहला है कैमिलस बैटरीनिया, दूसरा है कैमिलस ड्रोमेडोरियस, तीसरा है कैप्रायरकस और चौथा है ए और बी दोनों, यानी कैमिलस बैटरीनिया और कैमिलस ड्रोमेडोरियस। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? आप कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होने वाला है कैमिलस ड्रोमोडेरियस। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नस्ल का स्थान है जो सुमेलित नहीं है? वो कौन सी नस्ल है जो जिस स्थान से आती है वो सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला क्वेश्चन है अपना, जर्सी द्वीप से, हॉलिस्टन फ्रीजियन हॉलैंड से, राठी पश्चिम राजस्थान से, मेवाती मध्य प्रदेश से। इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित है और एक असुमेलित है। तो पहली इसमें असुमेलित है जर्सी, तो जर्सी द्वीप से ही है, ये तो सही है। हॉलिस्टन फ्रीजियन हॉलैंड से, ये भी सही है। और राठी है जो पश्चिम राजस्थान से है, ये भी सही है। तो कौन सी जो असुमेलित है वो है मेवाती मध्य प्रदेश से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा। मेवाती है जो मध्य प्रदेश से सुमेलित नहीं है, जर्सी द्वीप से, हॉलिस्टन फ्रीजियन हॉलैंड से, राठी पश्चिम राजस्थान से। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, हिरनी जैसे कान वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो हिरनी जैसी कान वाली बकरी की नस्ल कौन सी होने वाली है आपकी? तो इसका पहला है जमुनापारी, बर्बरी, बीतल या टोगनबर्ग। तो इनमें से कौन सी होने वाली है जिसके कान हिरनी जैसे होते हैं? तो उसके राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हिरनी जैसे कान वाली, ये है बर्बरी। जो बर्बरी बकरी की नस्ल है इसके कान हिरनी जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? हिरनी जैसे होते हैं। जमुनापारी, बीतल, टोगनबर्ग ये भी बकरी की नस्ल है, बट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बकरी की नस्ल कौन सी जिसकी हिरनी जैसे वो कान होते हैं, वो है बर्बरी। तो अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने ये रहा आपके सामने कि मीठे साइलेज में अधिक मात्रा होती है। मीठे साइलेज जो उनका चारा होता है उसमें किसकी अधिक मात्रा होती है? तो इसका पहला है लैक्टिक एसिड की, दूसरा है एसिटिक एसिड की, तीसरा है एस्कॉर्बिक एसिड की, चौथा है टार्ट्रिक एसिड की। तो इनमें से कौन सा है जो मीठे साइलेज में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? जो मीठे साइलेज में अधिक मात्रा में पाया जाता है वो है अपना लैक्टिक एसिड। कौन सा है? लैक्टिक एसिड। वो अपना लैक्टिक एसिड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन को वही क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं, तो बिना डाउट के आप उनको पढ़ सकते हैं और अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा आपके सामने कि भैंस की नस्ल का नाम नीली रखा गया, क्यों रखा गया भैंस की नस्ल का नाम? तो इसका पहला क्वेश्चन है ये रहा, इस नस्ल की भैंस का रंग नीला होता है इसलिए, या फिर सतलज नदी का पानी नीला दिखता है इसलिए, या फिर भैंस की पूंछ जमीन को छूते ही नीली हो जाती है इसलिए, या इस नस्ल का मूल स्थान नील नदी है इसलिए। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? तो बताइए, भैंस की नस्ल का नाम नीली रखा गया है, वो क्यों रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि सतलज नदी का पानी नीला दिखता है इसलिए, भैंस की पूंछ जमीन को छूती है इसलिए, या इस नस्ल का मूल स्थान नील नदी है इसलिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी का पानी नीला दिखता है इसलिए। राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है बी, क्योंकि ये सतलज नदी के पास के स्थान की भैंस है, जिसलिए सतलज नदी का पानी नीला दिखता है इसलिए इसका नाम नीला रख दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन है, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मैरिनो कहा जाता है? तो बताइए, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मैरिनो कहा जाता है? मारवाड़ी, अभिवस्त्र, चोकला या मालपुरा।
तो कौन सी है जो नस्ल जिसे भेड़ की जो राजस्थान की मैरिनो कहा जाता है? राजस्थान मैरिनो किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चोकला, सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो चोकला नस्ल है उसे राजस्थान की मैरिनो कहा जाता है। भेड़ की चोकला नस्ल को राजस्थान की मैरिनो कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जो ये है ये अपना टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान कौन सा है? जो टोगनबर्ग बकरी की नस्ल है उसका मूल स्थान कौन सा है? तो इसका पाकिस्तान से है, स्विट्जरलैंड से है, नेपाल से है या जम्मू कश्मीर से? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है ये बताना आपको। टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड से। कौन सा है दोस्तों? स्विट्जरलैंड से। हमारा अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है ये, राजस्थान के कुल दूध उत्पादन प्रतिशत योगदान का सही क्रम कौन सा है? जो दूध उत्पादन राजस्थान में होता है वो सबसे ज़्यादा किसकी तरफ जाता है? कुल उत्पादन में जो प्रतिशत में है योगदान का सही क्रम कौन सा है? सबसे ज़्यादा किसका प्रतिशत है दूध उत्पादन में? तो आपका पहला है भैंस, देसी गाय, बकरी या संकर गाय। दूसरा है भैंस, देसी गाय, बकरी या संकर गाय। भैंस, संकर गाय, देसी बकरी या देसी गाय, भैंस, संकर गाय, बकरी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों कमेंट में कि राजस्थान में कुल दूध उत्पादन में प्रतिशत योगदान का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर है भैंस, संकर गाय, देसी गाय, बकरी। यानी कि भैंस, संकर गाय, देसी गाय और बकरी। राइट आंसर इज सी हो जाएगा इसका। भैंस, उसके बाद संकर गाय, उसके बाद देसी गाय, उसके बाद बकरी। बकरी सबसे कम, फिर देसी गाय उससे ज़्यादा, संकर गाय उससे ज़्यादा, भैंस सबसे ज़्यादा। तो कुल उत्पादन प्रतिशत योगदान का सही क्रम सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा आपके सामने, कौन सा टीका है जो बछड़ों में 6 महीने की उम्र में लगाया जाता है? तो कौन सा टीका है? वो टीका कौन सा होने वाला है आपका? PPR वैक्सीन या BQ वैक्सीन या RP वैक्सीन या ET वैक्सीन? तो आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा टीका बछड़ों में 6 महीने की उम्र में लगाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा RP वैक्सीन। राइट आंसर इज सी, RP वैक्सीन, जो कि बछड़ों में 6 महीने की उम्र में लगाया जाता है, वो हो जाएगा RP वैक्सीन। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा आपके सामने, रेचक के रूप में, सॉरी ये रहा, यह है कि रेचक के रूप में अरंडी के तेल की खुराक बकरियों को दी जा सकती है, कितनी मात्रा में दी जा सकती है? जो रेचक के रूप में अरंडी के तेल की खुराक है जो बकरियों में कितनी मात्रा में दी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 1.5, 1.0 लीटर, 1.0, 2.0 लीटर या 200, 300 ml और 30 और 125 ml। तो कितना है इसका राइट आंसर? राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? तो राइट आंसर है इसका डी, 30 से 125 ml तक रेचक के रूप में अरंडी के तेल की खुराक बकरियों को दी जा सकती है। इससे ज़्यादा या इससे कम तो असर नहीं करती और इससे ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए 30 से 125 ml जो कि सही है बकरी के लिए, वो रेचक के रूप में अरंडी का तेल दिया जाता है। तो राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? तो पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? पूर्व पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? तो राइट आंसर होने वाला अपनी पूर्व पश्चिम में। आए हुए क्वेश्चन है ना कि मैंने खुद बनाए, बट ये जो वो है अपने कृषि कृषि पर्यवेक्षक की जो परीक्षा हुई थी 2023 में, उसके आए हुए क्वेश्चन है ये। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने मन से बनाया हो, बाकी आप देख सकते हैं। और इसकी जो राइट आंसर होने वाला है यह है पूर्व पश्चिम में। जो पशु आवास की लंबाई दिशा होनी चाहिए वो होनी चाहिए पूर्व से पश्चिम की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने, पशुओं के लिए तारपीन का तेल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पशुओं के लिए तारपीन का जो तेल है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका क्या आंसर होने वाला है? जीवाणुनाशक के रूप में, सूजन पर मलने में, पेट के कीड़े मारने में या उपयुक्त सभी में? जो पशु हैं उनके लिए तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर है सूजन पर मलने में। जैसे कि पशु के शरीर पर सूजन आ जाती है तो वहाँ पर तारपीन का तेल लगाकर उसे मलने से सूजन ठीक हो जाती है। तो पशुओं के लिए तारपीन का तेल क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि सूजन आने पर वहाँ पर मलने से सूजन में आराम मिलता है, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है।
राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, ये रहा आपके सामने। अगला नंबर 13 यह है, पेचिश रोग को ठीक करने के लिए गाय का कौन सा उत्पाद लाभदायक है। जो पेचिश रोग है उसको ठीक करने के लिए दूध, दही, घी, गोमूत्र। पेचिश रोग को ठीक करने के लिए गाय का ही उत्पाद गाय के लिए कौन सा है जो लाभदायक है, जो पेचिश रोग को ठीक कर सके। उसका राइट आंसर क्या होने वाला है, उसका राइट आंसर होने वाला है बी, दही। जो गाय के दूध का दही होता है वो ही गाय के पेचिश रोग को ठीक करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दही। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपके सामने। एक दुधारू गाय को प्रत्येक 3 किलोग्राम दूध पर कितना दाना दिया जाता है। एक जो दूध देने वाली गाय है उसको दूध को बढ़ाने के लिए 3 किलोग्राम दूध के लिए 1 किलोग्राम अगर हम दाना देते हैं उसके लिए, तो वो वहाँ पर दूध का जो बढ़ोतरी है वो होगी। एक दुधारू गाय की जो 3 किलोग्राम दूध के लिए 1 किलोग्राम दाना देने पर दूध में बढ़ोतरी होगी। ये उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन किसका औसत शारीरिक तापमान सबसे ज़्यादा होता है। जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, घोड़ा, गाय, सुअर, भेड़, इनमें से घोड़ा, गाय, सुअर, भेड़, इनमें से किसका औसत शारीरिक तापमान सबसे ज़्यादा होता है। आप बता सकते हैं तो कमेंट करके बताइए। इनमें से किसका औसत शारीरिक तापमान सबसे ज़्यादा होता है, घोड़े का होता है, गाय का, सुअर का, भेड़ का। तो चलो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा होता है, इसका सुअर का जो औसत शारीरिक तापमान है जो ऑप्शन में दिए गए उनसे सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने कि दक्षिण राजस्थान पाए जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है। तो दक्षिणी राजस्थान में यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, इधर पाई जाने वाली जो दक्षिण राजस्थान में वो भैंस की नस्ल आपको बतानी है। तो इसमें नीली, भदावरी, सूरती या मुर्रा। तो दक्षिणी राजस्थान पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है। तो आपको बताना है नीली है, भदावरी है, सूरती है, मुर्रा। तो आपको पता है जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ साइड जो पाई जाती है वो गुजरात से टच है। तो गुजरात से टच है तो उसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो सूरती हो जाएगी। जो गुजरात में पाई जाती है वो सूरती, तो सूरत है गुजरात में, इसलिए वहाँ का नाम सूरती पड़ गया। तो इसका दक्षिण राजस्थान पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, सूरती है। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने। गाय की कौन सी नस्ल, आप बता सकते हैं इसको, कि गाय की कौन सी नस्ल है जो बांसवाड़ा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। तो कौन सी नस्ल है वो गाय की जो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ में जिलों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। थारपारकर है, सुरती है, मेवाती है या मालवी है। अब पता, थारपारकर जैसलमेर साइड, जोधपुर साइड की, सुरती आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में गुजरात से जो टच है उससे, मेवाती आपको हरियाणा से टच है जो भरतपुर साइड और अलवर साइड मिलते हैं। तो बचा कौन सा, मालवी। तो मालवी जो यहाँ का जो स्थान है, टोंक है और बांसवाड़ा है और चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर कौन सी नस्ल पाई जाती है, ये पाई जाती है मालवी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ जिले में पाई जाती है वो है मालवी नस्ल, किसकी, गाय की। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने, ये रहा। तो इसका पहला है, कौन सा कथन सही है, इनमें से बताना है। जो 4 कथन दिए गए कौन सा कथन इनमें से सही है। कौन सा कथन सही है कि मालवी भैंस की एक भारवाहक नस्ल है। जो मालवी है वो भैंस की एक भारवाहक यानी भार ढोने वाली नस्ल है। या फिर सूरती गाय की एक दुधारू नस्ल है। सूरती जो गुजरात के पास पाई जाती है, जो गुजरात से टच है उनमें पाई जाती है यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। और मालवी आपको पिछले क्वेश्चन बताया था चित्तौड़गढ़ और यहाँ पर पाई जाती है झालावाड़ साइड में। और हरियाणा गाय की एक द्विकाजी नस्ल है जो 2 कार्य, दुधारू भी हो और काम भी करती हो, यानी भारवाहक भी हो और दुधारू भी हो। हरियाणा गाय की वो नस्ल है। या थारपारकर का उत्पत्ति स्थल जैसलमेर है। तो बताइए, थारपार का उत्पत्ति स्थल तो अपना वो पाकिस्तान से हो गया, थारपारकर का उत्पत्ति स्थल। और सूरती गाय एक दुधारू नस्ल है। ये सूरती गाय एक भारवाहक है और मालवी एक दुधारू पशु है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है कि हरियाणा गाय की एक द्विकाजी नस्ल है। जो हरियाणा है, जो हरियाणवी गाय की नस्ल है वो द्विकाजी है, यानी कि वो दुधारू भी है और भारवाहक भी है, दोनों है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 18वें नंबर का, वो हो जाएगा सी। तो अगला क्वेश्चन हमारे ये रहा आपके सामने। जो जर्सी गाय है,
उसका जो दूध होता है औसत प्रति ब्यात उत्पादन कितना होता है, एक ब्यात में कितने लीटर दूध दे देती है वो, दूध जो निकलता है वो एक ब्यात में कितना हो जाता है उसका। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, बचाओ बताओ, 10,000 से 12,000 लीटर, या 200 से 3,000 लीटर, या 4,000 से 5,000 लीटर, या 12,000 से 15,000 लीटर। तो जर्सी गाय का औसत दूध प्रति ब्यात कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर सी, 4,000 से 5,000 प्रति लीटर। जर्सी गाय जो विदेशी नस्ल है और इसका जो प्रति ब्यात दूध होता है वो 4,000 से 5,000 लीटर होता है इसके लिए। तो 19वें का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है, इन चारों में से असत्य कथन बताना है, वो कौन सा है, इन चारों में से कौन सा असत्य कथन है वो बताना है आपको। भैंस की गर्भकाल अवधि गाय से अधिक होती है, या भैंस और गाय मध्यचक्र अवधि समान होती है, बकरी का गर्भकाल भेड़ से कम होता है, उपयुक्त सभी। बताइए कि इनमें से भेड़ सॉरी भैंस का गर्भकाल अवधि होती है जो गाय से अधिक होती है, या भैंस और गाय की मध्यचक्र अवधि होती है वो समान होती है, या फिर बकरी का गर्भकाल भेड़ से कम होता है, या उपयुक्त सभी। कौन सा इसमें राइट आंसर, तो इनमें से राइट आंसर है जो होने वाला है, बकरी की गर्भकाल अवधि भेड़ से कम होती है। नहीं, बकरी की जो गर्भकाल अवधि है वो भेड़ से कम नहीं होती है, वो भेड़ से ज़्यादा होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो तो सी हो जाएगा, लेकिन असत्य कथन इसमें वो भी सी हो जाएगा, बकरी का गर्भकाल भेड़ से कम होता है जबकि नहीं होता है। तो राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन हमारे ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा, दूध में अम्लता परीक्षण के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। दूध में जो अम्लता परीक्षण है जिसमें अम्लता नापी जाए मापी जाए वो किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बताना है आपको दूध में अम्लता परीक्षण के लिए। तो पहला है सोडियम क्लोराइड, यह अभिकर्मक है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड यह अभिकर्मक है, या सोडियम कार्बोनेट यह अभिकर्मक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट यह अभिकर्मक है। जो दूध में अम्लता का परीक्षण करे उसका राइट आंसर क्या होने वाला है, उसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं क्योंकि आरएसएस भी हमेशा रिपीट करता है क्वेश्चंस को, इसलिए हम इस सीरीज को लेकर आए हैं। तो इसका है दूध में जो अम्लता परीक्षण है इसके लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, उसका किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, खीस का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है। जो खीस होता है अपना, जो भैंस या गाय उनका जो दूध होता है वो अगर फट जाता है, खराब हो जाता है किसी वजह से, तो उसका खीस बना लिया जाता है। तो खीस का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, इस क्वेश्चन में यही पूछा है, खीस का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो इसका पहला है 1.028 से 1.030, या फिर 1.038 से 1.040, या 1.032 से 1.038, या 1.040 से 1.080। तो खीस का घनत्व है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1.050 से 1.080। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा जो कि खीस का घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने, पशुओं में जो जहरवाद रोग है उसका कौन सा जीवाणु है। जहरवाद रोग होता है पशुओं में, जहर फैल जाता है शरीर में, वो किस जीवाणु के कारण फैलता है उसको बता सकते हो कोई, तो अगर आप बता सकते हो तो कमेंट करें। तो इसका है पास्चुरेला, बैसिलस और क्लोस्ट्रेडियम और साल्मोनेला। तो पशुओं में जहरवाद रोग का कारण है वो कौन सा है, चलो मैं बता देता हूँ, इसका है क्लोस्ट्रेडियम। राइट आंसर हो जाएगा सी। जो पशुओं में शरीर में बोलते हैं ना कि जहर फैल गया, ये हो गया, तो उसका कौन से जीवाणु के कारण, या कौन सा विषाणु या जीवाणु है जिसके कारण, रोग का कारक कौन सा है, वो है कोलेस्ट्रेडियम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 24, ये रहा आपका 24, इसका है मक्खन और घी में विशेष सुगंध का कारण क्या है। मक्खन होता है अपना, घी, मक्खन होता है और घी होता है, विशेष सुगंध आती है उनमें एक, तो उसका कौन सा अम्ल या कौन सा कारक है जो उस सुगंध पैदा करता है उनमें। तो इसका पहला ऑप्शन है लोरिक अम्ल है वो, या फिर इथाइल बेंजोएट है, या डाई एसिटिल है, और ट्राई मिथाइल है।
तो आप बता सकते हो कि मक्खन और घी में जो विशेष प्रकार की जो सुगंध आती है वो किस कारक के कारण आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका राइट आंसर डाई एसिटिल। राइट आंसर ये डाई एसिटिल हो जाएगा। तो मक्खन और जो सुगंध आती है उसका डाई एसिटिल के कारण आती है। राइट आंसर इसी हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन है 25। दूध में, ये तो आप बता सकते हैं क्योंकि आपका पढ़ा हुआ होगा कि दूध में पीलेपन का कारण क्या होता है, कौन सा कारक है जो दूध में पीलेपन का कारण होता है। तो इसका पहला है कैरोटीन, दूसरा कैसीन, लैक्टोज या ओलिक अम्ल। जो दूध में पीलापन लाता है, जो पीला दूध आपको लगता है कि जैसा आप देखते हैं कि बिना पानी का जो दूध होता है वो पीला पीला सा रहता है, तो उस पीलेपन का कारण क्या होता है, किसके कारण होता है वो पीलापन उसमें। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर क्या होने वाला है इसका है कैरोटीन। राइट आंसर इज कैरोटीन। दूध का पीलापन एक कारक होता है जिसका नाम होता है कैरोटीन, उसके कारण दूध का रंग पीला दिखाई देता है। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। भारत में डेयरी उत्पादों का आयात और निर्यात का नियामक है। जो भारत में डेयरी उत्पाद है उसका आयात और निर्यात करने वाला जो बोर्ड है यानी नियामक है, जो संस्था है, वो कौन सी है। भारत में डेयरी के उत्पादों का आयात निर्यात करने का नियामक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बताइए। इसका ईपीडा या एनडीडीबी या एनडीआरआई या अमूल। आपने सुना होगा कि भारत में जो डेयरी उत्पाद होते हैं जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, खीस हो गया, डेयरी सब चीज़ उत्पादन होता है, उसका जो आयात निर्यात करने वाली संस्था है, आयात निर्यात करने का जो जिम्मा जिसको सौंप रखा है वो कौन सी संस्था है। तो आप बता सकते हैं इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईपीडा। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर क्या होने वाला है, ईपीडा होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 27। दूध में, ये बताओ आप कि दूध में वसा परीक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है। अगर दूध में हम वसा को जांचें कि इस दूध में कितनी वसा है, कितनी फैट है, तो उसकी विधि बताइए कौन सी है। पहली है गर्वर विधि, बेवकॉफ विधि, एडम पेपर कोल विधि और रोज गोटलिब विधि। ये कौन नहीं, ये कोयल विधि है सर, ये सॉरी कोयल विधि है, यानी कि एडम पेपर कोयल विधि। तो इसका जो दूध में वसा का परीक्षण करते हैं अपन कि इस दूध में कितने परसेंट वसा है, कितने मात्रा में है, तो उसके लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं गर्वर विधि का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका है दूध में परीक्षण के लिए गर्वर विधि का। राइट आंसर ए हो जाएगा 27 का। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने। यदि किसी, ये रहा, यदि किसी पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 3 है तो पशु की उम्र क्या होगी। या पशु की उम्र दांतों से मापी जाती है या फिर छल्लों से मापी जाती है। अगर पशु के सींगों पर जो छल्ले होते हैं उनकी संख्या अगर 3 है, 3 छल्ले पशु के सींगों पर हैं, तो आप बता सकते हो कि पशु की उम्र क्या होगी। तो बताओ इनमें से 3 वर्ष होगी, 5 वर्ष होगी, 6 वर्ष होगी या फिर 9 वर्ष होगी। अगर 3 छल्लों की संख्या है तो 5 वर्ष होगी। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। अगर पशु में जो सींग होते हैं, सींगों पर अगर छल्लों की संख्या जितनी होगी उससे +2 यानी कि 5 वर्ष होगी। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी 28 का। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसे बताओ आप, कमेंट करके बताना है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है। और पिछला क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किसका औसत शारीरिक तापमान सबसे अधिक होता है, तो उसमें आंसर सी था जो ऑप्शन में दिए गए थे, सुअर था उसका ऑप्शन। और इसमें पूछा गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है। दोनों का एक ही होता है, यानी गाय और भैंस का, इसलिए पूछा उसने गाय और भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है। तो बताइए 37.0 डिग्री सेल्सियस या 38.5 डिग्री सेल्सियस, 39.0 डिग्री सेल्सियस या 39.5 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है दोस्तों। तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी 38.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि गाय और भैंस दोनों का जो शरीर का तापमान होता है वो सेम होता है, 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का
बी हो जाएगा। अगला ये रहा आपके सामने, इसको बताना है आपको, ये आपके साथ पढ़ा हुआ होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताइए, आपको हम टाइम दे रहे हैं 5 सेकंड का। 10 सेकंड का दे देते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका पहला है 1965 में, या 1970 में, या 1968 में, या 1973 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, कमेंट करके बताइए आप। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 65, 70, 68 या 73 में? चलो हम बता देते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए 1965 में। राष्ट्रीय बोर्ड विकास बोर्ड की स्थापना है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना है वो की गई थी 1965 में की गई थी। राइट आंसर ही हो जाएगा ए। तो थैंक यू दोस्तों, आप हमारे इस चैनल से जुड़े और इस सेशन को आप शेयर कर दो, जिससे कि औरों को पता चले। और नए सिलेबस के अनुसार हमारी जो क्लास है MCQ बैच है, उसको हम कंडक्ट करा रहे हैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपके इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं। अभी एग्ज़ाम नज़दीक नहीं है तो आप उसको कवर कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।